हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सैलन चौधरी, आपको पता ही होगा मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था स्वरों के बारे में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में बताया था। आज मैं जो है व्यंजनों के बारे में बताऊँगा। जिस किसी को अगर विस्तार से स्वरों के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मेरे वाले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लास्ट में मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे दूंगा, उनका जो है जवाब आप जो है गूगल पर भी नहीं ढूंढ सकते हो। वो ऐसे क्वेश्चन हैं हिंदी के, हिंदी वर्णमाला से ही ऐसे दो क्वेश्चन दूंगा, उनका जवाब जो है आप जो है गूगल पर भी नहीं दे सकते हो। उनका जवाब मैं अगली वीडियो में जाके दूंगा। कृपया करके आप जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए फिर व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले व्यंजनों के बारे में देखिए। व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद भी होते हैं। सबसे पहले व्यंजन पढ़िए हम, व्यंजन क्या होते हैं। जो वर्ण मतलब बिन स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उनके लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब स्वर की क्लास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वर्ण स्वरों की सहायता मतलब स्वर जो है सबसे पहले इसमें चाहिए ही चाहिए स्वर बोलने के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए। तो पहले व्यंजनों को पढ़ते हैं। व्यंजन होते कौन से हैं? सबसे पहले ये हमारे वर्ग होते हैं। जैसे ये है कर वर्ग। व्यंजनों को हमने अभी तक पढ़ा था कि हम जो है एक लाइन से पढ़ना चालू करते थे और लास्ट तक जो है पढ़ देते थे, ज्ञ तक। लेकिन ऐसा नहीं है, अब पढ़ने का तरीका दूसरा है पढ़ने का। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, इसमें पांच वर्ग होते हैं हमारे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांच वर्ग होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये ऐसे करके जो है वर्ग बनते हैं हमारे। सबसे पहले जो है क वर्ग को हम पढ़ेंगे। क वर्ग में क ख ग घ ढ, ये पांच, प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, सॉरी पांच व्यंजन होते हैं। च वर्ग में भी पांच व्यंजन होते हैं, ट वर्ग में भी पांच व्यंजन होते हैं। ये डाड़न जात और ढाड़न जात, ये जो है अलग है, ये उच्छिप्त व्यंजन है, इनका अलग उल्लेख है। त वर्ग हुआ, त वर्ग में भी त थ द ध न, इसमें भी जो है पांच व्यंजन होते हैं। प वर्ग में भी पांच, प फ ब भ भ म, इसमें भी पांच होते हैं। अब अंतस्थ वर्ग, इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये पांच ही वर्ग होते हैं, लेकिन ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म वर्ग बोल दीजिए, वैसे वर्ग बोलते नहीं है ना, ऊष्म वर्ग बोल दीजिए। ऊष्म वर्ग में जो है श स स ह, ये चार होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए ऊष्मा जरूर प्रकट होती है, मतलब अंदर से ऊष्मा मतलब गर्मी जो है महसूस होती है अगर इन्हें बोलेंगे तो हम। अब आते हैं संयुक्त। जो दो या दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ग, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। छ त्र ज्ञ श, ये जो है चार होते हैं। ऐसे करके जो है हमारे जो 33 व्यंजन होते हैं, ये चार जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन वो, और चार ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्यंजन कहलाते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब इनका जो है व्यंजनों के जो है बोले जाते हैं। अब व्यंजनों के भेद भी होते हैं। जैसे हमने स्वरों के भेद पढ़ा था ना, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, ऐसे ही व्यंजनों के भी भेद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं हम। प्रयत्न के आधार पर स्पर्श, जो हमारी जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीव की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती है। जैसे क च ट थ त प। मतलब आप ये समझ लीजिए, इसका शॉर्ट में इन्हें न याद करके आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वर्ग का प्रथम अक्षर जो है स्पर्श व्यंजन होता है। क च ट त प। जो वर्ग, जिस नाम से हम वर्ग को बुलाते हैं ना, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके वही वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। वर्गों के प्रथम चार दुनिया, मतलब प्रथम चार दुनिया जो है उनकी चार दुनिया जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये ऊष्मा प्रकट करते हैं, ऊष्म होते हैं।
अब आते हैं संघर्षी। संघर्षी कौन से होते हैं? संघर्ष मतलब जो 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 मतलब जाहिर सी बात है, हमें जो है इसकी क्वेश्चन से पता पड़ रही है कि संघर्ष मतलब संघर्ष करना पड़े बोलने में। जिनके उच्चारण में मुख दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाए, मतलब मुख के दोनों अवयव एक दूसरे के निकट आ जाएं और वायु निकलने का मार्ग सकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। मतलब बात स्पष्ट यहीं से हो रही है कि वायु जो है टच होकर निकलती है, मतलब घर्षण पैदा होता है उसमें, इतना मतलब जोर पड़ता है उन्हें बोलने के लिए, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, श, प, स ये होते हैं। आप जो है ये 7 होते हैं, आप जो है नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघर्षी, संघर्ष में जो है पूछा जाता है, संघर्ष कर मतलब हमें जो है इन्हें बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है मुंह से, तब जाके ये मुंह से निकलते हैं। अब जाते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श भी करें और संघर्ष भी करें, मतलब ये इसमें दोनों क्रिया एक साथ होती हैं। इसमें स्पर्शी और संघर्षी, इसको देखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर संघर्ष की स्थिति हो, जैसे च, छ, ज, झ, देखा ना, स्पर्श भी कर रहे हैं और एनर्जी भी लॉस हो रही है, यानी कि संघर्ष भी करना पड़ रहा है हमें इन्हें बोलने के लिए। और होते हैं नासिक के, जो नाक से बोले जाते हैं, भाई हेडिंग से स्पष्ट है। जो नासिक के मतलब नाक से बोले जाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिक मार्ग से बाहर नहीं, मतलब नाक से बोले जाते हो, जैसे ए, न, म, ज, ड, ये मतलब नाक का उच्चारण जो है, भाई हम जो है उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं ना। अब पाश्चिक, पाश्चिक कौन से होते हैं, पाश्चिक के बारे में पढ़ेंगे हम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, जैसे ल, ये सिर्फ पाश्चिक व्यंजन जो है ल ही है। इसमें मतलब दोनों अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने लगता है, मतलब ल, मतलब बीच में से जो है वायु जो है उसका जो है एकदम प्रेशर से निकलती है, लेकिन टूट जाती है, उसमें जो है उसका प्रेशर जो है टूट जाता है। ये पाश्चिक व्यंजन जो है ओनली ल है, इसके अलावा कोई पाश्चिक व्यंजन नहीं है। अब आते हैं लुंठित। लुंठित, लुंठित इनके उच्चारण में जीभ वेलन की भांति लपेट खाती है, जैसे। अच्छा, इसका मैंने जो आपको मुझे थोड़ा प्रिंट करने का ध्यान नहीं रहा, इसमें सिर्फ एक र है, र है, इसका लुंठित वर्ण जो है र है, और कोई लुंठित वर्ण होता नहीं है, सिर्फ र है लुंठित वर्ण। इसका मुझे याद नहीं रहा थोड़ा लिखने का, माई मिस्टेक है ना। तो अब उच्छिप्त के बारे में पढ़ते हैं। उच्छिप्त मैंने बताया था, ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। डाढ़न जात और ढाढ़न जात बताया था, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं उन्हें। उनका जो है वर्ग से कोई लेना देना नहीं होता है, वर्ग वो कौन से वर्ग में आते हैं, लेकिन जो है ट वर्ग में ही लिखे जाते हैं वो। अगर हम जैसे लिखने का उनका तरीका ट वर्ग में है, लेकिन उनका कभी उल्लेख नहीं है। और इनके बारे में एक शायद आपने कभी ये चीज़ सोची नहीं होगी, ना ही आपने कभी पढ़ी होगी, कि ये व्यंजन कभी किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग, मतलब किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। मतलब इनसे स्टार्ट होकर कोई भी शब्द नहीं बन सकता डांड जा। आप समझिए, इसके बारे में बताता हूँ। इनके उच्चारण में जीव की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ही अर्ध स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अवरोध के आधार पर व्यंजन का बीच का है, जैसे ड़, मतलब एकदम जीव जो है झटके से ऊपर टच कराएगी और नीचे आएगी ड़, फिर बोलेंगे हम ढ, ढ, ये जो है उच्छिप्त व्यंजन है। इन एक चीज को हमेशा याद रखना, ये वर्ण ऐसे होते हैं, सॉरी व्यंजन ऐसे होते हैं, इनसे कोई भी हम शब्द बना नहीं सकते हैं। ये बीच में या लास्ट में ही आ सकते हैं, शुरुआत इस वर्ण से नहीं हो सकती। अगर कोई हो तो मुझे कोई शब्द ऐसे ढूंढ के लाना। वैसे मेरी नज़र में कोई नहीं है, और मैंने ये पढ़ा है कि कोई इनसे स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, कोई वर्ण बन ही नहीं सकता है इनसे। अभी तक हमने पढ़ा जो है उसके आधार पर। अब चरण स्थान के आधार पर व्यंजनों के वेद, चरण स्थान भी होता है इसमें, उसमें हमने जो है मुखाकृति, ओष्ठाकृति स्वरों में पढ़ा था, है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना, और वायु मार्ग के स्थान के आधार पर। हम जो है इसमें चरण स्थान के आधार पर, चरण कहाँ है इनके, इनके मतलब चरण का मतलब ये होता है कि इनका स्थान कहाँ है, कहाँ से बोले जाते हैं, इनका मुंह, मतलब मुंह का कौन सी मतलब जगह से बोले जाते हैं, ये इसका ये मतलब है। अब जो है स्वर, मतलब जो स्वर मतलब यंत्रमुखी जो होते हैं। अब जो है यंत्रमुखी पढ़िए सबसे पहले। स्वर यंत्रमुखी मतलब यंत्रमुखी मुख से बोले जाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से हो,
स्वर यंत्र मुख, मतलब मतलब अंदर से यंत्र मुख से हो। जैसे हो रे, मतलब हो मतलब पूरा मुंह जो है स्वर की सी आवाज़ निकले, हो रे। ये हो और रे जो है ये अर्ध स्वर भी बोले जाते हैं। ह और र जो है अर्ध स्वर की गिनती में ही गिने जाते हैं। इस चीज़ को आप जो है कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लें कि जो ह और र है इसे अर्ध स्वर की गिनती में भी गिना जाता है। अब जिह्वामूली, जिह्वामूली क्या होते हैं? जिनका उच्चारण जीव के मूल भाग से होता है। जैसे क ख ग, मतलब जीव के मूल भाग, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ बोलते हैं, क ख ग, जीव के मूल भाग से हम जो है बोलते हैं, वही जिव्यामूली होते हैं। अब कंठ, कंठ में गला, कंठ तालब्य, कंठ कंठ के बाद तालब्य आएगा। कंठ पढ़िए पहले। कंठ मीन्स मतलब जो गला होता है, जहाँ से गले से आवाज़ निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है उनके उच्चारण में जीव का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। जैसे क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग का मतलब ये नहीं कि क ही हो ओनली। क वर्ग का मतलब पूरे पांचों वर्ण, क ख ग घ ङ, ये पांचों जो है कंठ के होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, मतलब गले से बोले जाते हैं। क ख अंदर से गले से आवाज निकलती है, कंठ। अब जो है तालब्य, मतलब जो तालु जीव जो है तालु को टच करे, तालब्य भाई नाम से ही स्पष्ट है। तालब्य क्या होते हैं? जिनका उच्चारण जीव की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है। जैसे क वर्ग, य और श। मैं बता दूं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे पे, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा। थोड़ा आप भी सुधार करना। इसमें च वर्ग है, इसमें च वर्ग है, इसमें जो है क वर्ग नहीं है। च वर्ग है इसमें। च वर्ग और य और श है। च वर्ग मतलब जीव जो है ऊपर जो है तालु से टकराए एकदम, ये तालव्य हो गए, है ना। तो जरा माई मिस्टेक, इसे जरा आप सही कर लेना। ये क वर्ग नहीं, ये च वर्ग है। अब मूर्धन्य, मतलब मूर्धन्य मतलब मूर्धा, मुंह से बोले जाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान से होता है, इस प्रक्रिया में जीव मूर्धा को स्पर्श करती है। मतलब मैंने बताया था, जो जीव जो है मूर्धा को टच करे, मतलब मूर्धा में मुंह को टच करे, आगे वाले हिस्से को, वो मूर्धन्य हो गए। इसमें ट वर्ग आता है, सिर्फ ट वर्ग आता है इसमें, और कोई दूसरा व्यंजन आता नहीं है। अब वात्सल्य, वात्सल्य को देखते हैं। वात्सल्य क्या होता है? जिन व्यंजनों का उद्भव जीव के द्वारा यत्न या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो। जैसे न र लू, मतलब ऊपर के मसूड़े से हो। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप जो ऊपर तालू को टच करें, मसूड़ा जो दांत से ऊपर वाला हिस्सा होता है और तालू से नीचे वाला हिस्सा होता है, उससे टच करें, न र ल। इसे वात्सल्य उन्हें बोला जाता है। दंत्य, दंत्य क्या होता है? सबसे पहले दंत्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बहुत याद कर लेना। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उसमें जीव की नोक ऊपरी दंत पंक्ति से का स्पर्श करती है। जैसे त वर्ग और स, मतलब इसमें त वर्ग पूरा का पूरा तो त वर्ग आएगा और स आएगा, ओनली स। इसमें ये वाला शीटी वाला श नहीं, सन वाला स, ये वाला आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है मतलब आप समझिए कि जो जीव जो है, अगर हम बोले तो इसमें ध्यान देखा आपने कि जीव जो है दांत से जाके टकराई। थ में जो भी जीव जो है दांत से टकराई, मतलब जितना अब आप बोलेंगे ना, त वर्ग में जितने आप वर्ण बोलेंगे वो जो है डायरेक्ट जाकर जीव जो है उससे टकराएगी दांतों से। अब जो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब जीव दांतों से नहीं टकराई। इन ध्वनियों का उच्चारण के समय जीव दांतों को लगती है तथा होठ की कुछ मुड़ते हैं। जैसे ब फ, मतलब इसका मतलब जीव तो टकरा दी है लेकिन दांत जो है कुछ ऊपर लगते, मतलब दांत जो है उससे लगते हैं। जैसे ब, दांत भी लगे और जीभ भी लगी, और फ मतलब दांत भी जो है ऊपर वाला होठ जो है दांतों से लगा, और जो है तुम्हारी जीभ भी जो है दांतों से जाकर टकराई, जब इन्हें दंतुष्ट बोला जाता है। अब जो है आगे देखते हैं। अब ओष्ठ क्या मतलब? ओष्ठ मतलब ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ व्यंजन के उच्चारण में दोनों होठ आपस में टकराते हैं, दोनों होठ आपस में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जैसे प वर्ग, आप जो प बिन होठों को टच करे तो बोल ही नहीं सकते, नहीं तो आप कोशिश करके देखिए, प बोलोगे तो दोनों होठ जो है आपस में टकराएंगे जरूर। प बोलो या फ बोलो या ब बोलो या भ बोलो, कुछ भी बोल दो आप प वर्ग का,
प वर्ग में जो है आपके जो होठ जो है ना टकराएंगे। अब अगला देखते हैं ना, स्वर तंत्रियों में, सॉरी, अब जो मैं बता दूं, अब दूसरे आधार पे आगे दूसरा विभाजित किया गया है ना, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। ये भी है, स्वर तंत्रियों में कौन सा उत्पन्न उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रियों मतलब, स्वर तंत्री मतलब बोलने वाले यंत्र जो होते हैं स्वर तंत्रियाँ, उसमें जो कौन सा कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर भी विभाजित किया गया है। वहाँ पे हमने स्वरों में पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर और मुखाकृति ओष्ठाकृति ऐसे पढ़ाता है। इसमें कुछ अलग टाइप से हैं, तो आगे बढ़ते हैं। परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है ना। स्वर तंत्रियाँ मतलब क्या होते हैं, जो स्पर्श भी करें और जिह्वा निष्कर्ष भी करती है। ये तो एक पॉइंट है। अब इसमें होते हैं घोष होते हैं। सबसे पहले घोष पढ़िए। घोष अघोष होते हैं। वैसे अघोष को सघोष भी बोलते हैं। पहले पहले घोष पढ़िए, है ना। घोष को सघोष भी बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियों एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष होती हैं। अब समझिए आप, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क वर्ग कर लिया, क वर्ग में क ख ग घ, तो अंतिम जो 3 होती हैं वही जो है घोष होते हैं, मतलब सघोष होते हैं, और आगे के 2 नहीं होते हैं प्रत्येक वर्ग में। जैसे पूरा हमने पूरा चार्ट, मैंने ऊपर चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को देखना आप। जो क वर्ग में 5 होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5 होते हैं, त वर्ग में 5 होते हैं, प वर्ग में 5 होते हैं, और पहले 2 को छोड़ दीजिए और बाकी जो लास्ट के तीनों होते हैं वो जो है घोष होते हैं। अब अघोष देखिए, अघोष में जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, मतलब कंपन ही न हो, आर पार ऐसे ही निकल जाए, कोई मतलब बात ही न हो, है ना, वो ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अघोष होती हैं। इसमें मैं बता दूं, वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर होता है। जैसे क और ख होगा उसमें, क वर्ग में, और ट वर्ग में होगा त और थ, ठीक है। च वर्ग में च और छ, और प वर्ग में प और फ। ये ऐसे करके मतलब पहले 2 होंगे, लास्ट के 3 तो जो है घोष हो गए, ये अघोष हो गए। अब नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट प्रकार के दिए गए हैं श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर, मतलब मात्रा भी इसमें दिया हुआ है, उसमें मतलब कितनी मात्रा जो खर्च होती है, मतलब कितनी वायु हम जो है निकालते हैं, इसमें मात्रा भी दी हुई है ना। अब सब पढ़ते हैं इसमें मात्रा। अल्प प्राण मतलब अल्प वायु लगे, अल्प किसमें लगेगी, जिनके उच्चारण में सीमित वायु, मैंने बताया था कि भाई कम लगे, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी दुनिया ह रहित होती हैं, मतलब ह उसमें कोई उल्लेख नहीं होता। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं, ये समझने की बात है। पहली वर्ग का पहला यानी क, तीसरी मतलब आप जो है ऐसे समझ लीजिए कि अल्प मीन्स होता है, अल्प प्राण मीन्स होता है कि जो ऑड नंबर हो, है ना, ऑड नंबर वाली, यानी पहली, तीसरी और पांचवी। भाई अल्प प्राण में वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी यानी ऑड नंबर। आप जो है शॉर्ट ट्रिक ये समझ लीजिए कि आप जो है जैसे कंफ्यूज न हो अल्प प्राण में। अल्प प्राण मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स पहला वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर। अब महाप्राण समझ लीजिए। महाप्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, मतलब ज़्यादा मतलब महाशक्ति प्राण वायु, महाप्राण वायु निकालनी पड़े, ऐसी ध्वनि ह युक्त होती है, मतलब ह का जो है एक समावेश सा होता है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है। सॉरी, पांचवी नहीं, इसमें जो है गलत कर दिया, दूसरी और चौथी होगी ये। इसमें जो है आप जो है सुधार करना। मैं थोड़ा रात को बनाई थी, नींद सी आ रही थी, ये मैंने नोट्स तैयार किए थे, थोड़ा नींद सी आ रही थी, इसकी वजह से थोड़ा गलती हो गई है। तो दूसरी और पांचवी जो है, चौथी जो है होती है। और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं इसमें जो है प्रत्येक वर्ग की जो है पांचवें और अल्पप्राण में, जो महाप्राण में, सॉरी महाप्राण में जो है होती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। अब जो है हमने वहाँ के वर्ग के अक्षर तो पढ़ लिए, अब हम जो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन वे, मैंने आपको बताया था, वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से बने उन्हें हम जो क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छ के बारे में। छ क्या है, छ, छ जो है क, श और अ। अब ये कहोगे कि ये तो 3 से बना हुआ है, ये तो स्वर हो गया भाई, स्वर हो गया ना, तो है ना। तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिन स्वर की सहायता से तो बन ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यंजन में जो है
अ का समावेश जरूर होता है। वह व्यंजन खुद का आधा होता है और अ उसमें पूरा होता है। पर कोई सा भी व्यंजन ले लीजिए, जैसे क इसमें छ में क जो है आधा है, श आधा है और अ पूरा है इसमें। ऐसे ही त्र में त आधा है, र आधा है और अ पूरा है। भाई मैंने दो व्यंजन बताए थे इसमें। एक स्वर तो प्रत्येक, भाई कोई भी आप जो है व्यंजन बना लीजिए उसमें स्वर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे ज्ञ, इसमें ज्ञ में ज और प्लस य प्लस अ, इसमें भी आया, इसमें भी आधे आधे ज और य आधा है और पूरा है। स्र में स आधा है, र आधा है और अ पूरा है ना। अब ये तो रही अब तक व्यंजनों की बात। अभी तक आपने ये कहोगे कि सर आपने ये नहीं बताया कि ये जो है अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी और इनका उल्लेख कहाँ है। ये चीज़ मैंने इसीलिए लास्ट में डाली कि थोड़ा ट्विस्ट भी रहना चाहिए वीडियो में, इसलिए मैंने ये लास्ट में डाली थी। अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, जितने बार जो होते हैं ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं हम, अयोगवाह बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं हम, अयोगवाह। ठीक है ना। अब अयोगवाह के बारे में पढ़ने, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, मतलब इसमें जो है वही बात है, व्यंजन होते हैं ये, मतलब इसमें जो है स्वर की सहायता से ही होते हैं, परंतु इनके उच्चारण से पूर्ण स्वर आता है। तो ऐसे बोलेंगे तो ये जो है पूर्ण स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। अतः स्वर व व्यंजन के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह, मैंने बात बताई थी, न तो ये स्वर है न व्यंजन है, बीच की स्थिति बनती है इनके लिए, तो इन्हें जो है अयोगवाह बोला गया। जैसे अंग है ना, अ पे अ की मात्रा लग जाती है, जैसे ये वाला देखा होगा आपने, है ना। इसमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लेते हुए बना है, मतलब इसमें ऊपर लगता है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। जो बिंदी होती है इसमें, जैसे ऐसे करके बिंदी बनती है, उसे हम जो है अनुस्वार बोलते हैं, इसमें ऊपर की तरफ लगा जाती है। अब जो है अंगह, अंगह को अंगह नहीं बोलते हैं, अंगह को हम विसर्ग बोलते हैं। हिंदी साहित्यिक भाषा में विसर्ग बोलेंगे। दोनों बिंदु अ अक्षर के पीछे मतलब सहारा लेके बनते हैं, मतलब पीछे बनते हैं। इसमें ह की ध्वनि होती है, अंगह, चह, मह, सह, उसमें जो है ह की ध्वनि होती है, मतलब है ना। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि, सॉरी ये गलत आ गया यहाँ पे, है ना, है ना। अवर्ग में जो है ये हो गया। अब जो है अयोगवाक हो गए, है ना। अब अनुस्वार, अनुस्वार अब जो अब बात आती है, अयोगवाक तो यहाँ तक हो गए जो अ की अक्षर सहारा लेते हुए बनता है। अब अनुस्वार, अब बोलेंगे चंद्रबिंदी का उल्लेख। ये चीज़ें आपको जो है किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, चंद्रबिंदी का उल्लेख। ये अयोगवाक को पढ़ा देते हैं, अयोगवाक में तुम्हें अनुस्वार और विसर्ग दो को पढ़ा देंगे, चंद्रबिंदी को तो पढ़ाएंगे नहीं। अब इसका समझ लीजिए आप, जो जो वर्ण ना, यानी कि जो बिंदी नाक की सहायता, नासिक से बोला जाता है, जैसे आँख, नाक, है ना। इसमें जो है नास, नाक का रंक, पंख, इसमें जो है चंद्रबिंदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। अब ऐसे ही अनुनासिक समझिए तो रंक। अब जैसे इसमें तो बिल्कुल बताया था, चंद्रबिंदी जो ऊपर होती है उसमें जो उल्लेख मिलता है वो बिल्कुल केवल नाक से ही निकलती है। उसमें उसमें तो किसी का उल्लेख है ही नहीं, इसमें सिर्फ नाक से ही वायु निकलती है और किसी से वायु निकलती ही नहीं है। नाक से हंसना, इसमें सिर्फ नाक से ही उल्लेख मिलता है, इस चीज़ का उल्लेख आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इनका उच्चारण केवल नाक से ही होता है। ये भी जो है अयोग भाग में ही आते हैं, लेकिन इनकी जो है मात्रा अलग बना दी गई है नाक के लिए। अब जो है मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि उनका जो है आप जो है आंसर ढूंढ के लाओगे, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ही। ठीक है ना। और अगली मेरी वीडियो जो है होगी तुम्हारी जो है इसका हिंदी वर्णमाला का टेस्ट सीरीज कराऊंगा। इसमें मैं आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन दूंगा, आपको जो उनके आंसर भी साथ ही साथ बताऊंगा। आप जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो है लास्ट 10 ईयर्स के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन होंगे। और हिंदी वर्णमाला की वो टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कर ली तो आपके जो है हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन तैयार हो गए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छूटा जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है ऐसे दो क्वेश्चन दूंगा, है ना, कि इनके जो है आपको आंसर ढूंढ के लाने हैं। और मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है शायद ही मुश्किल ढूंढ पाओगे, मैं तो कल बताऊंगा ही बताऊंगा। आप जो है सबसे पहले नोट करिए, ये ऑक्सीजन और डॉक्टर वाला जो ओ होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है और ये क्या है, इसका मतलब बारे में मुझे समझाइए पहले, है ना। ये जो है ऑक्सीजन वाला जो ओ होता है, जैसे डॉक्टर के ऊपर ओ लगता है और है ना ऑक्सीजन वाला होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है।
और ये मतलब ऐसे इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ज और फ आपने देखा होगा, ज के नीचे और फ के नीचे और ख के नीचे कभी कभी, है ना, ये आपने एक बिंदी सी देखी होगी नीचे, जिसे हम नुत्ता बोलते हैं। बिंदी को कभी हम जो है, अब तक तो बोल दिया हमने बिंदी, लेकिन कभी भी हिंदी में बिंदी नहीं बोलते, उसे नुत्ता बोलते हैं, नुत्ता। इस नुत्ता का मतलब ये क्या है, मतलब इसके बारे में मुझे समझाइए कि ये कौन, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। भाई एक बात बताइए, जब बिंदी लग गई तो उसका कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा, तो उच्चारण स्थान भी बदलेगा भाई। जब थोड़ा सा अगर मान लीजिए हम क को क बोलें तो उसका उच्चारण स्थान अपने आप ही बदल जाएगा। ये दोनों चीज़ लगाती हैं। तो स्टडी आप जो है मन लगा के करिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, कुछ दिनों में जो है हम जो है अपना जो है ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।